हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये जो वीडियो है वो है वीकली करंट अफेयर्स, यानी पिछले एक सप्ताह के तमाम कंटेंट को संक्षेप में यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो ये है सेकेंड वीक का, यानी जनवरी 2024 के सेकेंड वीक का। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और अलग अलग टॉपिक वाइज चलते हैं हम लोग जो वीकली कंटेंट होता है उसमें। तो राजनीति, केंद्र राज्यों के जो फैसले हैं उन सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम बताएं, क्या नाम रखा गया बदलकर? आंसर का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला किया है, मंजूरी दी है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ही 30 दिसंबर को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला टॉपिक है आर्थिक। क्वेश्चन होगा, किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है अपने राज्य का? आंसर का गुजरात। गुजरात ने ये तय किया है। देखिए, गुजरात का जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में जो हिस्सा है वो 8.3% का है, और अब ये हुआ है कि 500 अरब डॉलर तक की जो अर्थव्यवस्था है उसका बनाने का लक्ष्य किया जाए। कब तक? 2026-27 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? आंसर को माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। इससे पहले एप्पल थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, निवेश किया है, तो उस चक्कर में उसके वैल्यूएशन जो है ना वो बढ़ गया है। अब अगला जो टॉपिक है वो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों यानी आर्म फोर्सेस के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? स्वदेशी असॉल्ट राइफल की बात हो रही। आंसर होगा उग्रम। क्या नाम है? उग्रम। तो 8 जनवरी को पुणे में डीआरडीओ के ऑर्नामेंट और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम जो डिपार्टमेंट है उसी ने इसका अनावरण किया। उग्रम राइफल है। इसकी विशेषता है कि इसकी रेंज 500 मीटर है, वज़न मात्र 4 किलोग्राम है, और राइफल में 20 राउंड मैगजीन होती है। ज़रूरी कंपोनेंट इसके जो हैं वो स्टील के बने हुए हैं, जो देख रहे हैं आप ये। ओके, बहुत ही मजबूत। सिंगल और फुल और ऑटो दोनों मोड में, ऑटोमेटिक फायर में भी ये, मतलब ऑटोमेटिक भी फायर करती है ये। और भारतीय सेना को बहुत ज़रूरत थी। भारत जो है वो इस तरह की जो राइफ़ल है वो आयात करता था। पिछले 1-2 साल में 75,000 के आसपास इस तरह के राइफ़ल आयात किए गए हैं। ओके, तो अब बनाए, हालांकि अभी बहुत ही कठिन टेस्ट से इसको गुजरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इवेंट्स से रिलेटेड लेते हैं। गांधीनगर, या गांधीनगर कहाँ है? गुजरात। गुजरात की राजधानी है। तो वहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 10 जनवरी को उन्होंने उद्घाटन किया। ये आयोजन किया गया था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। ठीक है, तो इसमें क्या है, दुनिया भर के और इस देश के भी जो उद्योगपति हैं उन सबको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है निवेश करने के लिए गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अब स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? आंसर का इसका बिहार। ये फैसला 8 जनवरी को लिया गया है पटना में। कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उस दौरान चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये खेल मंत्रालय नया ओपन करने की बात कही, नया स्थापित करने की बात कही, और जितेंद्र कुमार राय को खेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर का रघुराम अय्यर। कौन है सीईओ? तो रघुराम अय्यर। ठीक है। अगर सवाल हो कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, तो वह है पीटी उषा। आगे बढ़ते हैं, अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन होगा, स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 का उद्देश्य बताएं। आंसर का इसका सूर्य की स्टडी। सूर्य की स्टडी वो ज़रूरी है और उसी के लिए ये गया है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कुछ और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, आदित्य L1 अंतरिक्ष में किस जगह पहुंचा जहां से वह एक अदृश्य केंद्र की परिक्रमा कर रहा है? हेलो ऑर्बिट कहते हैं उसको। आंसर होगा लैग्रेंज पॉइंट। क्या है? लैग्रेंज पॉइंट। ओके, तो लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचा है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आदित्य L1 पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा है जहां से वह सूर्य की स्टडी में मदद करेगा भारतीय वैज्ञानिकों को? आंसर होगा 15 लाख किलोमीटर।
कितना है? 15 लाख किलोमीटर। तो आदित्य L1 ने ये काम अपना शुरू कर दिया है। और अगर सवाल हो कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये कितनी दूरी पर पहुंचा है? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा है पृथ्वी से। ओके, यानी जो टोटल दूरी है पृथ्वी और सूरज की, उसका 1% की दूरी पर है। और ये लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं इस जगह पर। ये अदृश्य पॉइंट का ये चक्कर लगाएगा। ये चक्कर इसलिए लगाया क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के ऐसे बैलेंस बनते हैं यहाँ पर कि एक अदृश्य पॉइंट का ये चक्कर लगाता है। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती रहेगी वैसे वैसे वो भी आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अपने ही चक्कर में घूमता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आदित्य L1 वास्तव में क्या है? इनमें से क्या है इसका आंसर? आंसर होगा अंतरिक्ष वेधशाला। ओके, स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहेंगे इसको। ठीक है, एक अंतरिक्ष यान तो है ये, साथ में वेधशाला है, अंतरिक्ष दूरबीन लगा हुआ है और बहुत सारे इक्विपमेंट हैं लगे हुए हैं जो सूर्य की मतलब रिसर्च करने में वो बहुत मदद करेगा। कितनी लागत है? देखिए, लागत के बारे में बहुत सटीक जानकारी नहीं दी गई है, खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 300 से 400 करोड़ रुपए इसकी लागत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आदित्य L1 में कितने उपकरण लगे हुए हैं? टोटल कितने उपकरण हैं? आंसर होगा 7। टोटल 7 उपकरण लगे हुए हैं इसमें। आप देख रहे हैं, एक क्या है? सोलेक्सस यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। दूसरा है हेल 1OS। ये क्या है? ये हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब एक्सरे जो है ना, अगर लो एनर्जी का है तो भी डिटेक्ट कर लेगा और हाई एनर्जी का है वो भी डिटेक्ट कर लेगा। अगला क्या है? पापा। इसका फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट फॉर आदित्य L1। चौथा है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटिक जो स्थिति है वो क्या है उस जगह पर, यानी L1 पॉइंट पर, वो तय करेगा ये। अगला क्या है? अगला है SUIT। वो है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप है। अगला है एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और अगला है 7वां है वेल्स, VELC। फुल फॉर्म होगा विजिबल एमिशन लाइफ कोरोनाग्राफ। ठीक है, तो ये सब है और इसी सब के ज़रिए सूर्य की स्टडी की जा रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया था? आंसर होगा PSLV C57। कुछ महीने पहले ये भेजा गया था और वहाँ पहुँच गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? आंसर होगा निगार शाहजी। क्या नाम है? निगार शाहजी उनका नाम है। और अब दोस्तों अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं और सबसे महत्वपूर्ण तो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 दिए गए। ठीक है, ध्यान रखना आप, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 दिए गए हैं जो कि 2024 में। ओके, तो ये पूरी, एक तो शॉर्ट में आप देख लीजिए, खेल रत्न 2 खिलाड़ियों को, अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 5 कोच को, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में 3 कोच को और ध्यानचंद पुरस्कार 3 खिलाड़ियों को मिला है। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? क्या नाम है इनका? आंसर होगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साई राज रंकिरेड्डी। ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, युगल जोड़ी है, पुरुष युगल जोड़ी। चिराग जो है वो महाराष्ट्र के हैं और सात्विक साई राज आंध्र प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? कब? 2024 में, जनवरी में। आंसर होगा A और B दोनों, यानी मंजूषा कंवर, कविता सेल्वराज और विनीत कुमार शर्मा। इन सबको ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है? टोटल कितने खिलाड़ी हैं? आंसर होगा 26। टोटल 26 खिलाड़ी हैं। देखिए, अनाउंसमेंट तो दिसंबर 2023 में हुआ था, लेकिन 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड दिए हैं तमाम खिलाड़ियों को।
और अब जान लेते हैं कि किन्हें मिला है ये अवार्ड। टोटल जो खिलाड़ी हैं उन सब के नाम एक बार देख लीजिए आप। ओके, तो एक है ओजस प्रवीण देवताले, ये तीरंदाजी में है। अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी में। मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स में। पारुल चौधरी एथलेटिक्स में। मोहम्मद हुसामुद्दीन ये मुक्केबाजी में। आर वैशाली शतरंज। मोहम्मद शमी क्रिकेट। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस। दीक्षा डागर गोल्फ में। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी खिलाड़ी हैं। सुशीला चानू ये हॉकी खिलाड़ी हैं। पवन कुमार कबड्डी खिलाड़ी हैं। ओके, रितु नेगी कबड्डी खिलाड़ी हैं। नसरीन खो खो खिलाड़ी हैं। नसरीन। पिंकी लॉन बॉल खिलाड़ी हैं, लॉन बॉल्स खिलाड़ी हैं। ओके, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर वो शूटिंग खिलाड़ी हैं। ईशा सिंह शूटिंग। हरिंदर पाल सिंह संधू वो स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अय्यका मुखर्जी वो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके, अगला नाम है सुनील कुमार कुश्ती में। ओके, अंतिम पंघाल कुश्ती। नाओरेम रोशिबिना देवी ये वुशु में। ओके, और क्या नाम है? शीतल देवी पैरा तीरंदाजी में। इलूरी अजय कुमार रेड्डी ये ब्लाइंड क्रिकेट के क्षेत्र में। और प्राची यादव पैरा कैनोइंग में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट है। 26 खिलाड़ियों अर्जुन पुरस्कार विजेता। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहें तो इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, मेंबरशिप प्लान एक बहुत मामूली से प्राइस का है और उसके ज़रिए 1 साल तक करंट अफेयर्स की तैयारी हो पाती है। 3 तरह के प्लान हैं अभी तो। एक बेसिक मेंबरशिप है जिसमें SSC लेवल का, पुलिस लेवल का, टीचर लेवल का, इन सब के तैयारी आसानी से हो सकती है, चाहे UP पुलिस का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, या SSC के कोई भी एग्जामिनेशन हो। दूसरा है BPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी है वो, उसके लिए मेंबरशिप प्लान है। और तीसरा है UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी का पूरा कंटेंट है। तो अभी 3 जो मेंबरशिप प्लान अभी अवेलेबल हैं। आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों के भी मेंबरशिप प्लान लॉन्च किए जाएंगे उन एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जो करंट अफेयर्स है उसके लिए। ओके, उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता जा रहा है करंट अफेयर्स। ओके, तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अच्छा हाँ, क्या मिलता है इसमें? इसमें मिलता ये है कि PDF मिलता है अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक, और पिछले भी 2 साल का सारा करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा। क्यों 2 साल के पीछे का? क्योंकि एग्जामिनेशन में 2 साल पहले तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे BPSC UPSC इन सब एग्जामिनेशन में यही हुआ है कि पिछले 2 सालों के क्वेश्चन आए हैं, तो सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ओके, और वो जो PDF है वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली दिए जाते हैं। वो भी कई तरह के 1 लाइनर MCQ नोट्स होता है। ओके, और डेली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट, मंथली मॉक टेस्ट, ये सब अवेलेबल होता है। और अलग अलग जो जैसे BPSC है, UPSC है, उनके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स के फोकस्ड टॉपिक पे वीडियो भी अवेलेबल कराया जाता है। ओके, देखिए ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके काम आएगा। और भी तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं उसी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 रेगुलर कैटेगरी किन खिलाड़ियों को मिला है? मतलब कितने खिलाड़ियों को? आंसर का 5 खिलाड़ियों को मिला है। अब सवाल है कि किन्हें मिला है? ये 5 खिलाड़ी कौन है? आंसर का उपरोक्त सभी। कौन कौन? ललित कुमार, RB रमेश, महावीर प्रसाद सैनी, ठीक है, शिवेंद्र सिंह, गणेश प्रभाकर, देव रुखकर। ओके, तो ये सब हैं अलग अलग खेलों के। ललित कुमार कुश्ती से हैं, RB रमेश शतरंज से हैं, महावीर प्रसाद पैरा एथलेटिक्स से हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी से हैं, और गणेश प्रभाकर वो मल्लखंब खेल से हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 ये लाइफ टाइम कैटेगरी में किन्हें मिला ये अवार्ड? आंसर का उपरोक्त सभी। इन सभी को मिला है। कौन कौन है? जसप्रीत सिंह ग्रेवाल ये गोल्फ से, भास्करन ई कबड्डी से, और जयंत कुमार पुशीलाल टेबल टेनिस से। तो इन तीनों को अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी MAKA ट्रॉफी 2023 मिली है? राष्ट्रपति के हाथों से।
आंसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ठीक है, इसको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति ने किस संगठन को नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान किया? आंसर होगा जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलोर। ठीक है, अब 32 वर्षों से ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो संस्थान है, वो खिलाड़ियों को मदद कर रहा है, आर्थिक मदद कर रहा है, सामाजिक मदद भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किस संगठन को दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा? आंसर होगा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, उसके तहत इसने खेल के लिए काम किया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब स्पोर्ट्स के अवार्ड से अलग क्वेश्चन है। भारत के किस सिंगर ने क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर का सुचेता सतीश। क्या नाम है? सुचेता सतीश। तो ये जो बनाया है रिकॉर्ड, इसकी खबरें पूरी दुनिया में छपी हैं। केरल के रहने वाली हैं ये, और 9 घंटे लगे उन्हें 140 भाषाओं में गाने का। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? किस फिल्म को? अब हम लोग ये गोल्डन ग्लोब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओपेनहाइमर। क्या है? ओपेनहाइमर। तो ये 81वां ये वार्षिक समारोह था गोल्डन ग्लोब का। गोल्डन ग्लोब एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है पूरी दुनिया में फिल्म से रिलेटेड। ठीक है, तो 8 जनवरी को ये अमेरिका में आयोजित किया गया, लॉस एंजलिस में। अच्छा, कौन आयोजित करता है? तो वहाँ का जो प्रेस एसोसिएशन है, यानी हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? आंसर का क्रिस्टोफर नोलन। फिल्म ओपेनहाइमर। क्या है? ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर फिल्म जो बनी, कई सारे गोल्डन ग्लोब अवार्ड उसे मिले हैं। भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उनकी जीवनी पर आधारित थी ये फिल्म। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर पुरुष का अवार्ड किसने जीता है? आंसर का सिलियन मर्फी। क्या है? सिलियन मर्फी। फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर महिला का अवार्ड किसे मिला है? आंसर का लिली ग्लैडस्टोन। फिल्म का नाम क्या है? द किलर ऑफ द फ्लावर मून। तो ये फिल्म उसके लिए मिला है। ठीक है, अब ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो था वो क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, बाकी ये ढेर सारे जो लिस्ट है वो अभी आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन इन एग्जामिनेशन में कुछ ही जो महत्वपूर्ण है जिनके बारे में मैंने क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस, और पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट व्यक्ति का निधन। क्वेश्चन होगा, उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया 9 जनवरी 2024 को। तो निम्न में से क्या थे? क्यों पॉपुलर थे वो? आंसर होगा गायक और संगीतकार। ठीक है, गायक थे, यहाँ संगीतकार केवल लिखा हुआ है, गायक भी। ओके, तो उनका निधन हो गया है। कैंसर था उनको। 55 ईयर के थे। ढेर सारे कई गाने उन्होंने शानदार ढंग से गाए। अब योजना से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। स्कीम यानी योजना। क्वेश्चन होगा, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है और यह किस जगह स्थित है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? तो आंसर होगा इसका अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा शेवा अटल सेतु, मुंबई में है ये। ठीक है, क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा शेवा अटल सेतु। तो थोड़ा लंबा नाम है, नाम आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा समुद्री पुल है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया 12 जनवरी को। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है इस सेतु का नाम, इस ब्रिज का नाम। लागत लगभग 17,840 करोड़ के आसपास आई है। लंबाई
21.8 किलोमीटर है। 6 लेन वाला ये पुल है, ब्रिज है। 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर है और 5.5 किलोमीटर हिस्सा ज़मीन के ऊपर है। ठीक है, मुंबई को नवी मुंबई से ये जोड़ता है। अब पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड जो है वो किया गया तो कौन सा साल था? यानी पिछले 1 लाख साल में सबसे ज़्यादा गर्म साल। आंसर होगा 2023, यानी पिछला साल जो था वो बहुत ही गर्म था। अभी तो हम सबको ठंडी लग रही है, सर्दी का मौसम है, लेकिन 2023 के अगर हम पूरे साल का एवरेज निकालेंगे तो वो टेम्परेचर बताया जा रहा है कि पिछले 1 लाख साल में गर्म था ज़्यादा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी है। ओके, 9 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। पहले भारतीय का नाम बताएं जो बिम्स्टेक यानी द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, उसके महासचिव बने हैं, सेक्रेटरी जनरल बने हैं। आंसर का इंद्रमणि पांडे। क्या नाम है? इंद्रमणि पांडे। तो उन्होंने जनवरी में ज्वाइन कर लिया है। 3 साल का उनका कार्यकाल होगा। और अब विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा जनवरी 2024 में हुई, तो इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें किस गठबंधन या कहें किन गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण दिया है? आंसर का ए और बी दोनों, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, और दूसरा है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी CDRI। इसको अंग्रेजी में कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो दोनों जो संगठन है, दोनों जो अलायंस है वो भारत के द्वारा बनाया हुआ है। तो तिमोर लेस्ते के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोस रामोस होर्टा। तो वो वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने पहुँचे और उस देश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली यात्रा थी। तो जब भी कोई बात पहली बार हो तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तिमोर लेस्ते, ठीक है, एशिया में ही है और ये इंडोनेशिया जो उसके ढेर सारे द्वीप हैं, तो उसके इंडोनेशिया का जो सबसे दक्षिणी किनारा है वहाँ पर ये स्थित है। इसकी राजधानी है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली मत समझ लेना, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? आंसर होगा गैब्रियल अटल। क्या नाम है? गैब्रियल अटल। और उनको वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 9 जनवरी को नियुक्त किया है नया प्राइम मिनिस्टर। मात्र 34 ईयर के हैं और इस एज में अभी तक वहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर बना नहीं था। ठीक है, इससे पहले कौन प्राइम मिनिस्टर थी? एलिजाबेथ बोर्न थी। ओके, अब इनको जिम्मेदारी मिली है और ये स्वयं घोषित समलैंगिक हैं और ये कह सकते हैं इस तरीके से कि वो पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं। आंसर होगा शेरिंग तोब्गे। क्या नाम है? शेरिंग तोब्गे। तो वह चुनाव हुआ और 10 जनवरी को चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी ने लगभग 2/3 सीटें जीत ली हैं और इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जनवरी 2024 में अहमदाबाद में रोड शो किया? आंसर होगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये रोड शो कब हुआ है? तो 9 जनवरी को हुआ है अहमदाबाद में। एयरपोर्ट से लेकर साबरमती आश्रम तक लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश ने लक्षद्वीप में पर्यटन के मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले अपने 3 उप मंत्रियों को जनवरी 2024 में सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया? आंसर का मालदीव। ये तीनों उप मंत्री हैं जिनको सस्पेंड किया गया है मालदीव सरकार के द्वारा। अभी तनाव चल रहा है भारत और मालदीव के बीच में काफ़ी ज़्यादा। ओके, अब मालदीव की बात करें, राजधानी है माले और वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू जो कि चीन समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? आंसर का शेख हसीना और उनकी पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग।
ठीक है। वैसे तो हम कहेंगे ये 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन रही है, लेकिन अगर सवाल हो कि लगातार चौथी बार, तो वो अभी, ठीक है, लगातार चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं शेख हसीना। और अगर बात हो कि कितनी बार, मतलब कौन सी बार है ये, अगर लगातार ना हो तो वो 5वीं बार है। इससे पहले वो एक बार और वहाँ प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, अभी जो लगातार 3 बार रह गई हैं उससे पहले, ठीक है। और अब एक अलग टॉपिक क्रिएट किया मैंने, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, इजराइल, हमास, ठीक है। मध्य पूर्व, इसको मध्य पूर्व नाम देते हैं अमेरिका यूरोप वाले, हमारे लिए वो पश्चिम एशिया है। एक्चुअल में मैप में भी देखें तो पश्चिम एशिया है, ठीक है, मिडिल ईस्ट जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग कहते हैं। ओके, इजराइल हमास का युद्ध भी वहीं चल रहा है। तो चूँकि अभी आने वाले वक्त में ना इस पर बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं और डेवलपमेंट होने वाले हैं, तो इसके लिए अलग टॉपिक बना दिया हमने और इस पर कई सारे कंटेंट आएंगे। और हाँ, इस पर एक स्पेशल वीडियो भी आ रहा है, वो आपको देखिएगा ज़रूर, करीब 1 घंटे का है, लाल सागर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेनाओं ने यमन में हूती विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किए हैं? आंसर होगा यूएसए और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर ये हवाई हमले किए हैं। कब? 11 जनवरी को, 12 जनवरी को भी ये हमले किए हैं। ओके, इसके बाद जो है ना वहाँ पश्चिम एशिया में या कहें मिडिल ईस्ट में काफ़ी तनाव भरा माहौल ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब अभी देखिए कि एक तो युद्ध हम लोग देख रहे हैं जो कि चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, दूसरा युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, और तीसरा अब हम लोग ये देख रहे हैं यमन में एक नया मोर्चा खुल रहा है युद्ध का, और हमारे पड़ोस में ही। इस पर स्पेशल वीडियो आ रहा है मंडे को। ओके, और जो भी जिन लोगों ने यूपीएससी और बीपीएससी का जो मेंबरशिप लिया हुआ है उन सबको ऐप पर ही लाइव देखने को मिलेगा, आज ही मिलेगा देखने को 2 बजे, ओके, दोपहर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश पर गजा में नरसंहार का आरोप लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में केस दायर किया? आंसर होगा इजराइल, ठीक है, इजराइल पर केस दायर किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और 11-12 जनवरी को इस पर सुनवाई भी हुई है। 15 जजों की टीम ने सुनवाई की है। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व सैन्य प्रमुख की आत्मकथा है? सेना प्रमुख की। आंसर होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष, तो वो 28वें सेना प्रमुख रह चुके हैं, तो उन्होंने ये बुक लिखी है, काफ़ी ये चर्चा में रही है। अब दोस्तों इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और अब दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 जनवरी को, 6 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस ये हो गया 10 जनवरी को, और थीम क्या है इस बार की? हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, ठीक है। इस दिवस की शुरुआत 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? पूर्व प्रधानमंत्री। आंसर होगा 11 जनवरी को, ओके, 11 जनवरी को 1966 में उनका निधन हो गया था। कहाँ पर निधन हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ पर हुआ था, किस देश में और किस शहर में? अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 जनवरी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, और यहाँ पर भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली, सप्ताह के करंट अफेयर्स, ओके। और मंडे टू सैटरडे हम लोग सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स लाते हैं। यहाँ तो इस वीडियो में संक्षेप में बताया क्योंकि रिवाइज करना था। डेली के वीडियो में काफ़ी डिटेल में एनिमेशन, वीडियो, मैप वगैरह सब कुछ के साथ देते हैं, ओके। चलिए अब मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।